Hello everyone and welcome to AD Education. I am Amit Dikshit and इस समय जो आप देख रहे हैं वो है स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर कोर्स 509 यानी कि कोर्स 509 की ये है वीडियो लेक्चर सीरीज जो कि ना केवल आपको NIOS DLED में बल्कि टेट एग्जाम्स में भी उपयोगी होगी क्योंकि ये 509 सोशल साइंस है और सोशल साइंस की पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं जो हर जगह आपको यूजफुल होगी अदर एग्जाम्स में भी। ओके, तो अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देख पाए हैं तो आप इनको ज़रूर देखिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 508 के लेक्चर्स भी चल रहे हैं जो कि आर्ट एजुकेशन पर है ये सब्जेक्ट, और उनके लेक्चर्स भी लगातार जारी हैं, उन्हें भी देखिए। और 509 के भी जारी हैं, उन्हें भी देखिए आप। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो ये वो चैनल है जहां पर लगातार आपको प्रिपरेशंस कराई जा रही हैं NIOS DLED की और कराई जाएंगी जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है। ओके, तो आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को, घंटी के बटन को सभी चेक कर लें कि दबा लिया है या नहीं, तभी आपको लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप लेक्चर देख पाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ज़रूर करनी होंगी, ये मेरा सजेशन है आपको, तो ये चीज़ें आप कर लें। और इसके अलावा अनअकैडमी पर अगर आप कनेक्ट नहीं हुए हैं तो इस देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हमसे ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर आप अमित दीक्षित सर्च कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर जाकर unacademy.com पर, तो आपको इस तरह से प्रोफाइल दिखाई देगी। यहाँ पर NIOS DLED के लिए कोर्सेज तैयार हैं और MCQ सीरीज अभी चल रही हैं। स्वयं MCQ और स्वयं पैटर्न पर बेस्ड MCQ आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। आगे आने वाले समय में आपको और भी कंटेंट यहाँ पर मिलेगा जो आप देख सकते हैं लेक्चर वाइज। तो कुछ भी मिस ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर फॉलो का बटन प्रेस कर लें और कोर्स के लिए एनरोल हो जाइए। फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन कनेक्ट विथ अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो। ओके, सो नाउ आई विल प्रोसीड टू द लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक को जो कि है कोर्स 509 का ब्लॉक 1 का टॉपिक नंबर है 2.2.2 यानी कि 2.2.2। तो ये है हमारा आज का टॉपिक और ये मैं आपको बता दूं, ये वो यूनिट चल रही है जो इस समय यूनिट 2 वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी टफ कह सकता हूं मैं। इसीलिए इनके लेक्चर्स अगर आप नहीं देख पाए हैं पहले के देख लीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। इसमें थोड़ा अलग तरह की लैंग्वेज अभी तक रही है, आगे देखते हैं आगे किस तरह की लैंग्वेज रहेगी और किस तरह का कंटेंट रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 2.2.2। तो सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का स्वतंत्रता योत्तर विकास, इसका मतलब है अभी तक हमने जो पढ़ा वो हम स्वतंत्रता से पहले जो स्थिति थी सामाजिक विज्ञान की और क्या क्या हो रहा था वो सब इतिहास पढ़ा, इसीलिए वो टफ था थोड़ा। और अब हम थोड़ा सा आगे आएंगे और इसके स्वतंत्रता के बाद सामाजिक विज्ञान की क्या स्थिति रही है उस पर जानकारी लेंगे। ओके, तो स्वतंत्रता के बाद में यहाँ पर बात की गई है कि जैसे ही हमको स्वतंत्रता मिली तो इसके बाद ये बदलाव बहुत बड़ा आया कि अब स्वतंत्र हो चुके थे तो हमारा जो सारी व्यवस्थाएं थी अब हमको खुद करनी थी। सिंपल बात है, पहले हमें दूसरों पर डिपेंडेंट थे, दूसरे यानी कि अंग्रेज जो शासक थे उन लोगों ने जो नियम कानून बना रखे थे, जो व्यवस्थाएं थी उस हिसाब से सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही थी। लेकिन अब कारोबार हो, प्रजातंत्र हो या कौशलों का निर्माण हो या सामान्य जनजीवन हो या सामाजिकता हो, वो सभी चीज़ें आपको तैयार करनी थी और एक नए सिरे से शुरू होनी थी। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के बाद ये चीज़ें सबसे बड़ी खड़ी हुई आपके सामने। भारतीय संविधान जब बना और इसके बाद भी काफ़ी चीज़ों को महत्व दिया गया है। न्याय संगतता है, समतावादिता है, समाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना, ये सभी लक्ष्य रखे गए भारतीय संविधान में जब शुरू हुआ तो। और कई तरह की जाति, लिंग और जो ज्ञान से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें थी वो एग्जिस्ट करती थी हमारे देश में, क्योंकि नया नया संविधान बना था, नई स्वतंत्रता मिली थी और काफ़ी चीज़ें हमारे सामने मुद्दे थे। भारतीय स्वतंत्रता के बारे में आपको पता होगा, जब विभाजन हुआ था स्वतंत्रता के बाद तो कितनी बड़ी हिंसा हुई थी और काफ़ी लोग मारे भी गए थे। तो इससे हमारे देश पर एक अजीब तरह का असर पड़ा। एक सांप्रदायिकता का जो एक प्रभाव है वो तब से हमारे देश में बन गया और एक जो बनता चला गया, ये आज भी लोग उस चीज़ों को भूलते नहीं हैं और वो एक जड़ बन गई जिससे कि आगे चल रही है ये सांप्रदायिकता और जो अंतर जो लोगों में रहता है भेदभाव का, चाहे वो धर्म, जाति या किसी भी आधार पर हो। तो ये चीज़ जो थी बच्चों के मन पर भी इस चीज़ की पर प्रभाव पड़ता था और नेतृत्व क्षमताएं जो थी या नई सामाजिक व्यवस्था थी उसको कैसे हमारे देश के जो शासक थे वो आगे ले जाएंगे और उसको कैसे सुधारेंगे, उसका एक बहुत बड़ा बीजारोपण ज़रूरी था। तो इसके लिए 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का सबसे पहले गठन हुआ। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला काम ये हुआ और इसने विश्वविद्यालय आयोग ने शिक्षा के संबंध में थोड़े सुधार किए
की ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संस्थाओं की को शासित करता था ये आयोग, और कई तरह की नीति कानून भी इसने बनाए। प्रजातंत्र के लिए यहाँ पर कोशिश की कि छात्रों को सामाजिक सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया जाए, यानी कि किस तरह से सिलेबस में उन चीज़ों को जोड़ना है और वर्तमान की और भूतकाल की जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से इंटीग्रेट करना है, वो यहाँ पर इस आयोग ने काम किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो बना वो 1952 और 53 में, इसने भी समान मूल्यों, प्रजातांत्रिक नागरिकता या नेतृत्व की बात कही इन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। डेट्स याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, भारतीय शिक्षा आयोग बना 1964 और 66 में, ये भी याद रखिएगा। शैक्षिक क्रांति की आवश्यकता इसको महसूस हुई और उसने आगे चल के कई आवश्यकताओं और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर यहाँ पर कई बदलाव किए। सामाजिकता को जोड़ने के लिए या राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इसने कई तरह के मूल्यों को शिक्षा में ऐड करने का प्रयास किया बेसिकली, जिससे कि सामाजिक नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य शिक्षा से जुड़ सकें। ओके, भारत में एक विस्तृत शिक्षा नीति आई 1986 में, 1986 में। तो भारतीय शिक्षा नीति 1986 का के बारे में आप सभी को पता है। इस नीति ने काफ़ी कुछ चीज़ों की घोषणा की, काफ़ी चीज़ों को इंक्लूड किया। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा पर जो प्रणाली बनाई गई एनसीएफ पर, वो आज तक जारी है और चल रही हैं, आगे आती गई हैं, और उसी के आधार पर हमारे देश में शिक्षा चल रही है, आप जानते हैं। और इसने काफ़ी चीज़ों को देखा, इसने विरासत देखी, इसने समतावादिता को देखा, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता, लिंग की समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक अवरोधों का उन्मूलन, छोटे परिवारों की रीति का पालन, साइंटिफिक एटीट्यूड आपका, वैज्ञानिक अभिवृत्ति। तो ये सभी कुछ शैक्षिक कार्यक्रमों में और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में जोड़ने का प्रयास किया गया, और ये केंद्रीय मूल्य ही थे सामाजिक विज्ञान पाठचर्याओं की आशा को पूरा करने के लिए दिशा निर्देशित करेंगे। तो इस एनसीएफ और 86 में जो शिक्षा नीति बनी, उनने ये सारी चीज़ों को जब सोचा और इनको ऐड करना चाहा, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई, तो सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या एक सबसे बड़ा आधार बना इसका, और या इसकी ये आधार बनी, और बाद में इनको ऐड किया गया। सामाजिक विज्ञान में आप ये सारी चीज़ें आज भी पढ़ते हैं, राइट। तो किस तरह से देखिए बदल रहा है, मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको समझा रहा हूँ, आप सिस्टमेटिक समझते जाइए। स्वतंत्र भारत में सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या फिर जब बनी, तो इसमें भारत की कई समस्याओं, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत ने कई समस्याओं का जो सामना किया, जैसे कि गरीबी, निरक्षरता, पिछड़ापन और सांप्रदायिक विभाजन जो थे। तो ये चीज़ें काफ़ी थी हमारे देश में। जनसंख्या वृद्धि हो, निरक्षरता हो, और अलगाववादिता हो, और आंतरिक बाहरी शक्तियाँ जो थी जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहती थी। तो संवैधानिक विचार, ये सभी मुद्दे सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में अपने आप स्थान बनाते चले गए। और आप देखते हैं कि आज हम जो भी पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान में, उसमें इतिहास हो या भूगोल हो या आर्थिक शास्त्र हो, सभी चीज़ों में प्राचीन इतिहास पढ़ें या आज का चीज़ें पढ़ें, ये सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेते हैं, इनको दी जाती है ताकि हम एक बेहतर नागरिक के तौर पर इसे समझ सकें। समझ रहे हैं आप कैसे कनेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और आपको समझ में आना भी चाहिए। ये राष्ट्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय समझ अब आगे कैसे बनी, ये देखते हैं। देखिए, भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो एक एकीकरण की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे देश में जो एक प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न वेशभूषाएं हैं, संस्कृतियां हैं। तो एकता और एकीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। भारतीय नागरिकों में एकता की भावना का प्रोत्साहन जितना रहेगा, इसके लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया, ये कि एक नागरिकता की भावना का विकास हो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज हम सामाजिक विज्ञान ये पढ़ते हैं तो इसमें इस चीज़ को बहुत बताया जाता है। भावनात्मक एकीकरण हो या राष्ट्रीय एकता हो, उससे संबंधित जो भी कहानियां इतिहास में हम पढ़ते हैं और जो ऐड की गई हैं हमारे सिलेबसों में, वो इसीलिए की गई है कि हमें एक बेहतर नागरिक भावना का विकास हो, हम देश में योगदान दे सकें, कुछ ऐसा हमारे अंदर भावनाएं पैदा हो। और भारत को जीतना विदेशी ताकतों के लिए तभी सरल रहा है जब हम विभाजित थे। तो भारतीय ये शिक्षा आयोग जो था 1964 और 66 में जो बना था, इसने सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को शिक्षा में महत्वपूर्ण ऐड किया। तो इन्होंने यही बताया कि आप देश के लोगों में सामाजिकता और राष्ट्रीय भावना को एकीकृत कीजिए, जिससे कि वो अर्थ समझ सकें और नागरिक बन सकें एक बेहतर। तो ये किया उन्होंने। और सामाजिक भावनात्मक एकीकरण को मजबूत करना से जो भारतीय नागरिक थे उनमें एकता की भावना का विकास होता है, एक दूसरे के प्रति कार्य करने का विकास होता है, और राष्ट्रीय
विषयों से जो भागीदारी हुई उसमें ये चीज़ बहुत बड़ा केंद्र बनी। और यहाँ पर देखिए, सामाजिक आर्थिक विकासात्मक समावेशन, एकता या सहचर्य की भावना, कोई भी चीज़ें हों, यहाँ पर सभी चीज़ें हमारे देश में ज़रूरी हैं और हम लोगों से जुड़ती हैं। हम लोग चाहे कमज़ोर वर्ग की बात करें या पिछड़े वर्ग की, हर किसी से ये चीज़ें जुड़ती हैं और नागरिक होने के नाते हमें ये समझना ज़रूरी है। और किस तरह से ये सामाजिक अध्ययन से जुड़ेंगे वो भी हम आगे क्लियर करेंगे। ओके, तो इतना समझ गए होंगे। आगे समझते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय एकता की क्या आशंकाएं। अगर आप राष्ट्रीय एकता की बात करें तो वर्तमान में कई चीज़ें, ऐसी ताकतें संलग्न हैं जो देश में आज भी सांप्रदायिकता, जातिवाद और अलगाववाद और क्षेत्रवाद, इन सब चीज़ों को बनाए हुए हैं। आज देश के आज़ाद होने के बाद, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आज ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और शायद ज़्यादा ही हो गई हैं। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं, इसके कारण ढूंढना ज़रूरी है। राष्ट्रीय एकीकरण की यहाँ बात की जा रही है, तो सामाजिक विज्ञान इसमें क्या योगदान दे सकता है, ये अब समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहीं ना कहीं कनेक्ट सामाजिक विज्ञान से ही हो रही हैं चीज़ें। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता में अब जहाँ इतनी समस्याएं हैं, तो सामाजिक विज्ञान ही वो सब्जेक्ट है जो आज पढ़ाता है, जो अपने आप में उन चीज़ों को समझाता है। कंटेंट उसका ऐसा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने सामाजिक सांस्कृतिक विरासत हो, या भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन हो, या देश का जो संविधान है, ये देश के जो नागरिकों के अधिकार हैं, ये सभी आपको सामाजिक अध्ययन में अलग अलग सब्जेक्ट में देखने मिलते हैं, क्योंकि सामाजिक अध्ययन कई सब्जेक्ट से मिलकर बना है। तो ये इस तरह से योगदान दे रहे हैं कि जब बच्चे शुरू से इनको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एक समझ पैदा होती है। एक सिंपल पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको इस पूरे सारांश में, कि उनमें समझ आती है कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा अर्थशास्त्र कैसा है, हमें देश में किन चीज़ों की आवश्यकता है, कैसा हमारा संविधान है, कैसा लोकतंत्र है। तो वो हर मुद्दे को बड़े करीबी से समझ पाते हैं और उनसे रिलेट कर पाते हैं और आगे चल के उसमें योगदान देने में वो नागरिक बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण संबंधी जो भी आशंकाएं हैं, व्यापार हो या वाणिज्यिक मुद्दे हों, सभी कुछ यहाँ पर उनको सीखने मिलता है। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समझ हो, यहाँ पर दुनिया 2 बार विश्व युद्ध हो चुके हैं, हम जानते हैं, और जिसका परिणाम बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए आज देश को सामाजिकता को समझना बहुत ज़रूरी है और देश के नागरिकों में भी वो भावना होना ज़रूरी है। राष्ट्र विशेष के लिए मानवीय मूल्य हो या सामाजिक चीज़ें हो, तो यहाँ सभी चीज़ें आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान में छात्रों के मस्तिष्क को ऐसे बेहतर चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। विश्व भूगोल हो, विश्व इतिहास हो, वर्तमान पीढ़ी के लिए शांति, सराहना, भावनात्मक साझेदारी, एक दूसरे के साथ चलना या एक दूसरे के लिए काम करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योगदान देना, जनसंख्या, पर्यावरण, आर्थिक लाभ, व्यापार, ये सभी चीज़ें आजकल की जनरेशन सीख रही है और आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको समझ रही हैं और उसमें योगदान दे रही हैं। और इसमें सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या एक अपने आप में जगह बनाती है और सामाजिक विज्ञान में इन सबको ऐड भी किया जाता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं बेसिकली। ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने कंटेंट यहाँ पर बताया है कैसे जुड़ता है। एक बार रिपीट करके इसको देखिएगा, सुनिएगा दोबारा से। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता, इस टॉपिक को भी खत्म कर लेते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता की और सांप्रदायिकता की बात करें तो हम जानते हैं धर्मनिरपेक्षता हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। भारत की सांस्कृतिक विविधता आज हमारे सामने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सभी समझते हैं कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं और उनकी अलग अलग तरह की सोच और समझ है, अलग अलग क्षेत्र हैं और उनकी आस्थाएं अलग हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विभिन्न संबंधित धर्मों ने किसी के लिए समस्या पैदा की हो। यानी कि हमारे देश में इतनी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही कम स्तर पर इतने बड़े देश को मेंटेन करना, अगर मैं अपने लेवल पर भी बात करूं तो आज इतना बड़ा देश हो, इतने सोसाइटी हैं, इतने जाति हैं, इतनी धर्म है, उनका इतनी शांतिपूर्वक कहीं ना कहीं रह पाना, छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें तो वो इतने बड़ा मैटर नहीं करते इतने बड़े देश में। लेकिन फिर भी हमारा देश, एक भारत, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है और रहेगा कहीं ना कहीं, और इस चीज़ की बहुत बड़ा अहमियत है। और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार रखना और सौहार्द रखना, या भारत में कोई भी धार्मिक विरोध नहीं है बेसिकली, ये आप देखते हैं। विभाजन की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कहीं ना कहीं, बट थोड़े बहुत मुद्दे आ जाते हैं लेकिन उनको हैंडल कर लिया जाता है। धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण या अन्य प्रकार के जो असहिष्णुता हैं, वो कई मुद्दे आते हैं लेकिन वो इतने हैवी नहीं है। भावी नागरिक जब जो सीख रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वो इनको और ज़्यादा दूर कर देंगे और इन पर विचार विमर्श करना ज़रूरी है और छात्र इन मुद्दों के बारे में सोचें। अगर जो थोड़े बहुत हैं भी उनको भी दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में बहुत फ़र्क आ सकता है। तो ये था एक और टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिया है, आई एम श्योर। अब अगले टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। यहाँ पर
थोड़े टिपिकल लेक्चर्स हैं, इनको समझते जाइए मेरे साथ में। एक बार लेक्चर देखने के बाद दोबारा उसको सुनकर 2 बार सुनेंगे, तब जाके आपको ये चीज़ें एक तरह से क्लियर होंगी और एग्जाम टाइम में भी बहुत हेल्प करेंगी। तो आप इन लेक्चर्स को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नए मत जाइएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और बेल बटन साथ में जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको लेक्चर की जानकारियां तभी मिलेंगी। ओके, एंड इसके साथ साथ अनअकैडमी पर अभी कनेक्ट होइए। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे मिल जाएंगी, डायरेक्टली जाइए वहां पर और अभी ये काम कर लीजिए, लेट मत होइए। ये मेरा आपको सजेशन है। किसी भी टीचिंग और टेट एग्जाम की प्रिपरेशन आप अनअकैडमी पर हमसे जुड़ के कर सकते हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ, और फ्री है ये। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।